हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी की जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो टू हेल्प यू आउट इन दिस, EduTap has come up with wonderful courses not just for जेआईबी। अगर आप या आपके नोन किसी और एग्जाम लाइक एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, आरआरबी पीओ क्लर्क, आरबीआई ग्रेड बी, आईएफएससीए, आईआरडीआई, नाबार्ड, सेबी ग्रेड ए या उसका कॉम्बो, या फिर यूपीएससी, पीएफओ, एफसीआई, एजी3, इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो EduTap बहुत ही बढ़िया कोर्सेज आपके लिए लेकर आया है। एंड लेट मी आल्सो टेल यू, देयर इज अ मैसिव प्राइस ड्रॉप। आप 80% तक सेव कर सकते हैं ड्यू टू द ऑफर्स जो कि इन कोर्सेज पे प्रेजेंटली रन हो रहे हैं। तो अगर आपको जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है एंड उससे रिलेटेड कोर्स आप अवेल कर रहे हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड August80। ये कोड लगाने से आपको 80% का डिस्काउंट मिलेगा ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्स, एंड देयर आर डिस्काउंट्स ऑन अदर कोर्सेज ऑल्सो। इनके कूपन कोड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रहे हैं। ये एक लिमिटेड पीरियड ऑफर है 29 से 31 अगस्त के बीच। सो प्लीज हरी अप एंड क्विकली अवेल दिस कोर्सेज एंड ये कोड फटाफट से यूज करके डिस्काउंट लेना मत भूलिएगा। द लिंक फॉर दिस कोर्सेज आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। तो वहां से आप क्लिक करके इन कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हैं एंड ये कूपन कोड्स को यूज करके डिस्काउंट पा सकते हैं। तो दिस वीडियो इज पार्ट ऑफ आवर संकल्प सीरीज, जहां पर हम ईच कंपोनेंट के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से डिस्कस करते हैं एंड उन टॉपिक्स से रिलेटेड किस तरह के प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं एंड आगे किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, इनसे रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। इस सेशन में हम IND-IFS which is a first paper, Indian economy and Indian financial system, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड आई वुड से इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इसमें रेगुलेटर्स, ठीक है, सिस्टम के, इस इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के रेगुलेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। किस तरह का क्वेश्चंस इसमें इस चैप्टर से आते हैं, क्या हमें डीपली पढ़ना है, ओवरव्यू लेने से चलेगा इस टॉपिक का, कौन से सब टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन आता है, ये सब कुछ हम इस टॉपिक से रिलेटेड इस सेशन में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो। ओके, तो व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के रेगुलेटर्स है उनसे रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें हम देखेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप को। देन वी विल सी द 4 इंपॉर्टेंट रेगुलेटर्स जो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में है। द फर्स्ट इज आरबीआई विच रेगुलेट्स व्हाट, बैंक्स मेनली एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सेबी विच रेगुलेट्स द स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंजेस, इन सभी को। देन IRDAI इंश्योरेंस सेक्टर को जो रेगुलेट करता है, एंड PFRDA विच इज द रेगुलेटर फॉर द पेंशन सेक्टर। ठीक है, तो चारों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आई होप यू आर रेडी। तो यहाँ देखिए, सबसे पहली बात की ये जो रेगुलेटर्स हैं इनकी रिक्वायरमेंट ही क्या है। बहुत सारे बैंक्स एस्टेब्लिश हो गए, वो अपना रन हो रहे हैं, और व्हाट इज द नीड फॉर अनदर रेगुलेटर। तो हमारा फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम इंडिया का अगर हम देखें तो वी कैन से कि ये इंस्टीट्यूटेड एंड रेगुलेटेड है, यानी कि काफी सारे इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर एस्टैब्लिश्ड है एंड इन इंस्टीट्यूशंस का रेगुलेशन किया जा रहा है, सुपरविजन किया जा रहा है, उसके लिए भी अलग इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से डेजिग्नेटेड, सबको अपना अपना रोल क्या है वो पता है एंड उसके हिसाब से वो फंक्शन कर रहा है। तो ये पूरा एक अच्छा स्ट्रक्चर एंड सेटअप फॉर्म होता है ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जिसमें यू विल बी फाइंडिंग द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक्स हैं विच आर कॉल्ड इंटरमीडियरीज, नॉन बैंक से लाइक NBFCs हो गए, या फिर नॉन इंटरमीडियरीज है रेगुलेटरी बॉडीज लाइक RBI, IRDAI, SEBI, PFRDA, इंटरमीडियरी लाइक SBI, PNB, नॉन इंटरमीडियरी। अब नॉन इंटरमीडियरी का मतलब क्या है, जो बैंक की तरह एक मिडिलमैन का काम नहीं कर रहा। बैंक का काम क्या है, जिसको भी फंड्स की रिक्वायरमेंट है, जिसके पास फंड्स है, दोनों को कनेक्ट करना, मेन काम ये है, टेक डिपॉजिट गिव लोन, इजंट इट। अब नॉन इंटरमीडियरीज आर दोस्त जो डायरेक्टली ये काम नहीं कर रहे हैं, लाइक नाबार्ड है, तो नाबार्ड विल बी मोस्टली डूइंग रीफाइनेंस, यानी कि बैंक को पैसे दे देगा कि आप करो, ठीक है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ नॉन इंटरमीडियरी। तो नाबार्ड, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, दिस आर द नॉन इंटरमीडियरी। सब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कई सारे मार्केट्स है जिनके बारे में आगे के जो हमारे मॉड्यूल है, मॉड्यूल डी में हम पढ़ेंगे। अब नीड क्या है इनकी, ट्रस्ट पब्लिक का उस सेक्टर पे तभी बनेगा, अगर आरबीआई नहीं होता तो बैंक्स पे हमारा ट्रस्ट ही नहीं बनता, पैसे हम रखते ही क्यों बैंक में ले जाके। ठीक है, हमें सेफली पता है कि आरबीआई विल टेक केयर, कुछ होता भी है तो आरबीआई विल टेक केयर, इट विल बी हेल्पिंग। इंश्योरेंस है, आरबीआई की गारंटी है उन डिपॉजिट्स पे, सब कुछ है, दैट इज व्हाई।
इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, फेयर एंड एफिशिएंट फाइनेंशियल मार्केट्स रहे, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका। ऑल्सो पार्टिसिपेंट्स सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा कौन? रेगुलेटर। फॉलो कौन करवाएगा? रेगुलेटर। ठीक है, तो वो है। एंड फेयर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हो, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स लाइक शेयर्स वगैरह लेकर आए, लोगों से पैसा लिया, लेके भाग गए। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। तो एक रेगुलेटर रहेगा तो कुछ रूल्स होंगे एंड उसके हिसाब से ही कुछ लिमिट्स होंगे। लाइक सेबी, अगर जो मार्केट है वो सर्टेन लिमिट से ऊपर जब हो जाता है तो सेबी इज गोइंग टू शट डाउन द मार्केट फॉर द डे। ठीक है, तो इस तरह के स्टेप्स कौन ले सकता है? रेगुलेटर्स ही ले सकते हैं। इस वजह से हमारा विश्वास बना रहे, वी नीड दिस रेगुलेटर्स। अब द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेटर इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ऑब्जेक्टिव क्या है इसको एस्टैब्लिश करने के लिए? अगर हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1934 देखें तो मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू टेक ओवर द जॉब ऑफ इशूइंग नोट। ठीक है, तो नोट्स इशू किए जाते थे। अब बैंक के नोट पे देखिए, हर एक नोट पे आपको आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर मिलेगा। अब इस ये मेन रोल है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। एंड रिजर्व्स रखना, यानी कि मेनली फॉरेन एक्सचेंज के जो रिजर्व्स है, फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं रखा अच्छे से, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं था, दैट इज व्हाई 1991 में हमने क्राइसिस फेस किया, तो आरबीआई को ये रोल दे दिया गया है। मॉनेटरी स्टेबिलिटी को इंश्योर करना थ्रू द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी एंड मॉनेटरी जो पॉलिसी है उसके थ्रू सारा जो मॉनेटरी मनी है इन द इकोनॉमी वो स्टेबल रहे एंड इन्फ्लेशन का जो लेवल है वो विद इन द रेंज रहे, दैट हैज बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। ठीक है, तो वो है। एंड ऑल्सो करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम को देखना, यानी कि करेंसी जो मेनली नोट है वो तो आरबीआई इशू करता है, कॉइन्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इनको मैनेज करने का काम आरबीआई का है। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, प्राइस स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ को भी देखरेख करने का काम आरबीआई का है। अब डीपली अगर हम जाएं एक एक चीज को अगर रोल एंड फंक्शंस डिस्कस करें तो फर्स्टली आरबीआई से मॉनेटरी अथॉरिटी, हमारे इकोनॉमी में कितना मनी जो है सर्कुलेट हो रहा है, इन्फ्लेशन लेवल्स क्या है, आरबीआई का दायित्व है। इट्स ड्यूटी, मेन प्राइमरी ड्यूटी थ्रू द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, जिसमें 6 मेंबर्स है, 3 फ्रॉम आरबीआई, 3 फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये चीजें संभाली जाती हैं। तो ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इट इज ऑल्सो द इश्यूअर ऑफ द करेंसी, वी नो दैट बैंक नोट्स इश्यू करने का काम आरबीआई का है। इन सभी को एक एक को हम डिटेल में देखेंगे अभी, तो नथिंग टू वरी। इट इज द बैंकर एंड डेट मैनेजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो बैंक्स का बैंकर है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए बैंकर कौन है? आरबीआई। ठीक है, वहां पर ये अपने पैसे रखते हैं एंड डेट को मैनेज करने का काम, यानी कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ पैसों की रिक्वायरमेंट है तो मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड्स कौन इशू करता है? आरबीआई इशू करता है। ट्रेजरी बिल्स कौन इशू करता है? आरबीआई इशू करता है। इस तरीके से आरबीआई इज गोइंग टू हेल्प टू मैनेज द डेट, मैनेज द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट जस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट ऑल्सो स्टेट गवर्नमेंट्स आफ्टर एन एग्रीमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स का बाय डिफॉल्ट नहीं है, आफ्टर एन एग्रीमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को भी हेल्प करता है। बैंक्स का भी लास्ट रिसोर्ट कौन है? आरबीआई के पास जाकर ही वो अपना जो भी पैसे का रिक्वायरमेंट है या फिर मनी का लेन देन करना है, वो सारी चीजें वो आरबीआई के साथ ही करते हैं। देन इट इज द रेगुलेटर, ठीक है, ऑफ द व्हाट, बैंक्स एंड एनबीएफसीज ऑल्सो, सर्टेन अदर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कुछ का कुछ लेवल तक कोऑपरेटिव बैंक्स, ये सबका रेगुलेटर है। एंड फॉरेक्स मैनेजर है, ये वेरी इंपॉर्टेंट रोल है आरबीआई के, वन ऑफ द हाईएस्ट फॉरेक्स रिजर्व्स इन द एंटायर वर्ल्ड, तो इट मैनेजेस द फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज, हमारा ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वेरियस अदर एक्टिविटीज लाइक रेमिटेंस हो गया, पीपल अंदर बाहर जाते आते रहते हैं, पैसे बेचते रहते हैं, तो ऑल ऑफ दैट कैन बी मैनेज्ड वेल। अब मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सो द क्वेश्चन कम्स कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होता क्या है? पूरा हमारा फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबल रखना। फाइनेंशियल सिस्टम में आ क्या जाता है? बीएफएसआई मेनली आता है, बैंक फाइनेंस हो गया, इंश्योरेंस हो गया एंड शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स कम। तो एवरीथिंग आरबीआई कैन नॉट डायरेक्टली कंट्रोल, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मैनेज करना ये आरबीआई का प्राइमरी ड्यूटी नहीं है। आरबीआई का प्राइमरी ड्यूटी है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू प्राइस स्टेबिलिटी को मैनेज करना। प्राइस स्टेबिलिटी इज द इन्फ्लेशन लेवल को मैनेज करना, तो दिस इज नॉट द प्राइमरी ड्यूटी, इट इज वन ऑफ द ड्यूटी दैट आरबीआई विल बी डूइंग इन कोऑपरेशन विद ऑल अदर रेगुलेटर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स का आरबीआई है। यू नो कि सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम जो हम जानते हैं उसमें नेफ्ट एंड आरटीजीएस आरबीआई डायरेक्टली मैनेज करता है एंड एनपीसीआई को आरबीआई मैनेज करता है। एनपीसीआई मैनेजेस ऑल अदर
टाइप्स ऑफ पेमेंट सिस्टम्स विच आर द रुपए हो गया, आपका जो टोल जो है ई टोल सिस्टम है, एवरीथिंग इज मैनेज्ड बाय द एनपीसीआई, वेरियस अदर थिंग्स, ठीक है। तो डेवलपमेंटल रोल भी आरबीआई का है, कई सारे इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश करने में आरबीआई ने हेल्प किया है, पीपल को एजुकेट करने में, नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को लेकर आने में भी आरबीआई हैज हेल्प। सो लेट अस सी दीज रोल्स ऑफ आरबीआई इन डिटेल। अब पहला, सबसे पहले मॉनेटरी अथॉरिटी, जहां पर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करता है। मॉनेटरी पॉलिसी के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, एज यू नो we have the interest rates, most importantly मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या लीवर है विच इज एक्चुअली वेरीड एंड सब कुछ वेरी हो जाता है, चेंज हो जाता है हमारे इकोनॉमी में, दैट इज द रेपो रेट। रेपो रेट चेंज हुआ तो सारे इंटरेस्ट रेट्स हमारे इकोनॉमी में, बीट मनी मार्केट, बीट द क्रेडिट मार्केट, सभी में इंटरेस्ट रेट्स जो है वेरी कर जाते हैं। तो उसके हिसाब से आरबीआई टेक्स अप द रोल एंड मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के थ्रू मेनली इस रोल को निभाता है, जिसमें वी नो कि देयर आर 6 मेंबर्स and head of that committee is the governor of RBI, in charge deputy governor है and other government of 3 other government officials हैं, and yearly basis पे 4 times mandated है, 6 times ये meet करते हैं every 2 months में, and वो decide करते हैं over mainly what will be the repo rate। ये decide किया तो बाकी सारी चीजें लाइन में आ जाती हैं। मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट आरबीआई का है जो असिस्ट करता है ये मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के इन सारे जो फंक्शन है उनको मैनेज करने के लिए। डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट से सीआरआर, एसएलआर, सीआरआर के थ्रू बैंक्स को अपना जो कैश रिजर्व है वो आरबीआई के पास रखना होता है। एसएलआर के थ्रू दे मेंटेन द कैश, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड गोल्ड, ठीक है। ये सीआरआर आरबीआई एक्ट के सेक्शन 42 के तहत मैंडेटेड है शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के लिए, एंड एसएलआर मैंडेटेड है इन्हीं बैंक्स के लिए थ्रू द सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट से लाइक लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसके थ्रू बैंक पैसे का लेन देन कर सकते हैं, रेपो, एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड द स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के थ्रू अपना एक्सेस मनी जो भी बैंक के पास है वो आरबीआई के पास रख सकते हैं। ना ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू आरबीआई डायरेक्टली मार्केट में जाकर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनको बाय सेल करता है टू वेरी द अमाउंट ऑफ करेंसी इन द मार्केट, ठीक है। बैंकर टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, ट्रेजरी बिल्स, ये सब मैंने आपको बता दिया। ये आरबीआई इशू करता है फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड उसके थ्रू जो भी पैसे रिक्वायर्ड है गवर्नमेंट को वो आते हैं इनटू द इकोनॉमी। एंड आल्सो वेस एंड मींस एडवांसेस, जिसके थ्रू आरबीआई विल बी गिविंग द लोन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अदर स्टेट गवर्नमेंट्स। एलटीआरओ, टीएलटीआरओ के थ्रू आरबीआई डायरेक्ट करता है कि लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, यानी कि कोई बैंक जो है उसको आरबीआई विल बी गिविंग सम मनी एंड वो बैंक को रेपो रेट पर वो जो मनी है लौटाना है, एंड बैंक आगे इस मनी को यूज करेगा इन अ टारगेटेड मैनर, ठीक है। मेनली ये किया गया था सो दैट टारगेटेड टीएलटीआरओ जो है टारगेटेड मैनर में यूज किया जाता है, जहां पे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जो प्राइवेट सेक्टर है उनके कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को बाय सेल करने के लिए। तो ये सब डिटेल्स हम पहले देख चुके हैं, दैट इज थोड़ा क्विकली मैंने आपको ये सब बताया। अब सेकंड रोल इज इशूअर ऑफ द करेंसी। तो आरबीआई एक्चुअली द सोल नोट इशूइंग अथॉरिटी, डिनोमिनेशंस मैक्सिमम 10,000 तक के हैं। अभी इकोनॉमी में कौन सा डिनोमिनेशन मैक्सिमम है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और ये अपग्रेड होते हैं, आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों मिलकर करते हैं। कॉइन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है, फर्स्ट टाइम 5 रुपये का कॉइन इशू किया गया था, एंड 1 रुपये एंड 50 पैसा के जो कॉइन्स है इनका लिमिट है, दे आर लीगल टेंडर ओनली टिल अ लिमिट, यानी कि आप 50,000 रुपए 1 रुपए का कॉइन्स देकर किसी को दोगे तो एक ट्रक फुल ऑफ कॉइन्स उनको देना पड़ेगा। तो दैट इज एक्चुअली एन इंसल्ट, यू आर नॉट पेइंग, यू आर इंसल्टिंग दैट पर्सन। तो इस वजह से 1000 रुपए तक का पेमेंट खाली लीगल टेंडर है, 50 पैसा के कॉइन्स जो है 10 रुपए तक का। अब इंडिया में जो करेंसी 1861 करेंसी एक्ट के, पेपर करेंसी एक्ट के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता था 5 रुपए का नोट सबसे पहले, एंड करेंसी प्रिंट करने के लिए जीडीपी, इन्फ्लेशन, ये सब देखा जाता है। Now RBI is also the banker and debt manager of government of India and other governments also. तो एक्टिविटीज आर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस एंड गवर्नमेंट के डेट को मैनेज करना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करना एंड उस मार्केट को मैनेज करना। पहले ये होता था वेस एंड मीन्स एडवांसेस के थ्रू, पहले ये होता था कि नोट डायरेक्टली आरबीआई प्रिंट कर देता था कि भाई ये लो पैसे आपको चाहिए थे ना, मैंने प्रिंट कर दिए, बस खत्म। तो इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है। तो दैट इज नॉट द थिंग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अब सिर्फ लोन मिलेगा या तो आरबीआई से या तो पब्लिक से बाय इशूइंग द बॉन्ड्स, ये चीज जो है इंश्योर की गई है so that inflation ना हो हमारे इकोनॉमी में। And the fourth one is banker to the banks also. It is the lender of last resort and interbank transactions, transfer of funds वगैरह बैंक्स के बीच सेटल करने के लिए आरबीआई इज द वन।
ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं जून 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स रोल ऑफ आरबीआई इन इंडिया। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर। यस, यहाँ पर अगर हम देखें पहला स्टेटमेंट, इट इज द मॉनेटरी अथॉरिटी इन इंडिया विच टेक्स केयर ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। एब्सोल्युटली करेक्ट है ये। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द नेशन सोल नोट इशूइंग अथॉरिटी। यस, नोट्स और कोई इशू नहीं कर सकता आरबीआई इंडिया में। All banks maintain accounts with RBI to facilitate transfer of funds and settle interbank transactions. Absolutely yes. तीनों ही सही है। तो what is the answer? Yes. If you have answered D, all of the above, that is the right one. ठीक है, अब ये तो हो गया आरबीआई का बात। अब हम सेबी का देख लेते हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया। द नेम इटसेल्फ सेज कि सिक्योरिटी मार्केट एंड एक्सचेंज जो स्टॉक एक्सचेंजेस है इनको मैनेज करने के लिए सेबी को लाया गया है। तो 1991 के रिफॉर्म्स के बाद सेबी आया था। 1992 के एक्ट के तहत सेबी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द जो भी इन्वेस्टर्स हैं सिक्योरिटीज मार्केट में उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, साथ में डिप्लॉयमेंट ऑफ एंड रेगुलेटिंग द सिक्योरिटीज मार्केट, दिस इज द वर्क ऑफ सेबी। तो सिक्योरिटी मार्केट मींस सिक्योरिटीज आर शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए और कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट वगैरह ये सब जो इशू किए जाते हैं इनटू द ओपन मार्केट हो गया, या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट किया जाता है, एक कंपनी दूसरे कंपनी को पैसे देते हैं एंड इस तरीके से जो एक्सचेंजेस चलते हैं, तो वो सब कुछ सेबी इज गोइंग टू मैनेज। प्रीवियसली जो रोल सेबी अब निभा रहा है वो कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज इन कंपनी लॉ बोर्ड के द्वारा निभाया जाता था। नो, सेबी इज टेकिंग अप, दैट इज द एवोल्यूशन। अब हम इसका जो स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके से है। तो एट द टॉप यू विल बी फाइंडिंग कि चेयरमैन है, ठीक है, 1 चेयरपर्सन एंड होल टाइम जो मेंबर्स हैं वो 3 हैं चेयरमैन के अंडर, और पार्ट टाइम मेंबर्स आर 4, राइट। तो होल टाइम मेंबर्स 3 एंड पार्ट टाइम मेंबर्स आर 4। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो होल टाइम मेंबर एंड पार्ट टाइम मेंबर ये आपको याद रखना होगा फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम में ये थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे देते हैं, लाइक सेबी S3 इस तरीके से याद रखिए। जो बोगी नंबर्स होते हैं उसमें से एक S3 है, तो S3 बोगी में ये याद रखिए अभी के लिए, आगे मैं बताऊंगा व्हाई वी आर डूइंग दिस। ठीक है, तो 3 होल टाइम मेंबर्स एंड पार्ट टाइम मेंबर्स 4 हैं। अब जब हम IRDAI पढ़ेंगे तो वहां पे क्या होता है, पार्ट होल टाइम मेंबर्स 5 IRDAI में है एंड पार्ट टाइम मेंबर्स आर 4। तो पार्ट टाइम मेंबर्स दोनों में तो सेम है, बट दोनों में कंफ्यूजन होता है कि 3 किस में 5 किस में। तो या IRDAI देयर आर 5 मेंबर्स, तो S3 जो बोगी है उसमें I5 लैपटॉप को यूज कर रहा है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो I5 इज IRDAI के जो होल टाइम मेंबर्स है दे आर 5। अब इनके अंडर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, अदर एग्जीक्यूटिव्स एंड ऑफिसर्स हैं। तो मेनली हमें ये याद रखना है, चेयरपर्सन देन 3 होल टाइम मेंबर्स एंड अदर पार्ट टाइम मेंबर्स आर 4। IRDAI में I5 5 होल टाइम मेंबर्स एंड 4 पार्ट टाइम मेंबर्स। ठीक है, अब सेबी के क्या फंक्शन है, फर्स्टली जो इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, रजिस्टर करना, रेगुलेट करना स्टॉक ब्रोकर्स, एजेंट्स, म्यूचुअल फंड सभी को, एंड इनसाइडर ट्रेडिंग एंड अदर जो थिंग्स है उसको प्रोहिबिट करना जिनको करना चाहिए। इनसाइडर ट्रेडिंग इज आपको उस कंपनी के सारे इंफॉर्मेशन पता है एंड देन यू आर इन्वेस्टिंग इन द कंपनी शेयर, दैट मीन्स इंफॉर्मेशन पता होते हुए उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड इनसाइडर ट्रेडिंग, दैट इज प्रोहिबिटेड। इन्वेस्टर के एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड इन्फॉर्मेशन इन मार्केट से रिलेटेड प्रोवाइड करने का काम सेबी का है। ऑल्सो इंस्पेक्शन सेबी कर सकता है, इसके लिए सेबी को पावर्स ऑफ सिविल कोड दिए गए हैं। सिविल कोड के क्या पावर्स है, आपसे कोई डॉक्यूमेंट अगर उन्होंने मांगा तो यू हैव टू सबमिट। किसी पर्सन को अगर उन्होंने बुलाया कि आकर आप अपनी गवाही दो, बताओ, तो यू हैव टू गो, अदरवाइज यू आर नॉट मैंडेटेड। ठीक है, तो ऐसे सिविल कोड के पावर्स सभी को दिए हुए कि प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, इंस्पेक्शन, एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल्सो किसी का कहीं भी जाकर आप उनके जो अकाउंट्स वगैरह खोल के नहीं देख सकते, यू कैन नॉट डू दैट। बट या सेबी हैज गॉट दैट पावर बिकॉज with respect to its own sector, obviously securities and stock exchanges जो है उनमें जाकर ये कर सकता है, because it is a regulator obviously। और इन्वेस्टर के इंटरेस्ट में और क्या है, अगर सभी को लग रहा है कि कोई ट्रेडिंग जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर जा रही है, बहुत ज्यादा ऊपर बहुत ज्यादा नीचे अगर जो इंडेक्स वैल्यू से जा रहे हैं, तो सेबी स्टॉप्स द ट्रेडिंग फॉर द डे। ठीक है,
सस्पेंड द ट्रेडिंग ऑफिस, जो बेरर है जिसकी वजह से ये चीजें हो रही है उसको सस्पेंड कर सकते हैं, हटा सकते हैं। एंड इस पर्टिकुलर जो भी अकाउंट अंडर इन्वेस्टिगेशन है 1 मंथ तक मैक्सिमम उसके लिए अटैच कर सकते हैं सेबी के इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर के साथ, एंड देन वो यूजेबल नहीं रहेगा फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड जब तक वो इन्वेस्टिगेट हो रहा है। साथ के साथ जो और भी चीजें, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको सबमिट करने होते हैं इफ यू आर बीइंग पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर, अगर आप सेबी के जो प्रोसेस है उसका पार्ट है एंड आपको कोई लेट्स से शेयर्स इशू करने, टेकिंग एन एग्जांपल, तो आपको पूरा अच्छा प्रोस्पेक्टस देना पड़ेगा कि किस लिए और आपका कंपनी का क्या काम है, किस फील्ड में है, क्या जो है डायरेक्टर्स के फाइनेंशियल्स है, सब कुछ यू हैव टू डिस्क्लोज। सो दैट प्रोस्पेक्टस एंड क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं इन चीजों से रिलेटेड वो सेबी प्रिस्क्राइब करेगा। रेगुलेशंस क्या है, जनरल और स्पेशल ऑर्डर्स जो है सभी दे सकता है, प्रोहिबिटिंग एनी कंपनी फ्रॉम इशूइंग एनी प्रोस्पेक्टस, स्पेसिफाइड कंडीशंस फॉर दिस, रिक्वायरमेंट्स लिस्टिंग का क्या है, ये सब कुछ सभी डिसाइड करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो भी पीपल के इंटरेस्ट में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो सेबी कैन इन्वेस्टिगेट इवन एनी इंटरमीडियरी, एनी पर्सन जो वायोलेट कर रहा है उनको रिपोर्ट के हिसाब से पनिश भी किया जा सकता है। सेबी जो पर्सन है या फिर कोई एंटिटी है उसको क्लोज भी कर सकता है, उसके ऑपरेशंस को स्टॉप भी कर सकता है कि भाई आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं। दैट वाज अबाउट सेबी। नाउ कमिंग टू IRDAI। IRDAI इज द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब इसमें पहली चीज अगर हम देखें, IRDAI पहले नहीं था, इसको रिकमेंड करके लाया गया है कि इंश्योरेंस सेक्टर के लिए भी एक रेगुलेटर की रिक्वायरमेंट है। 1999 का एक्ट आया था, IRDAI एक्ट। 2000 में IRDAI केम इनटू एग्जिस्टेंस। एम क्या है, जो भी इंटरेस्ट है ऑफ द इंश्योरेंस जिनके पास एंड एंटिटीज जो उसमें इन्वॉल्व है उनको प्रोटेक्ट करना, इंश्योरेंस सेक्टर का ग्रोथ। एंड इसका बेसिस क्या है, RN मल्होत्रा कमेटी का रिकमेंडेशन। सो प्लीज रिमेंबर, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि IRDAI का एस्टैब्लिशमेंट कौन से पर्टिकुलर कमिटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे किया गया है, तो इट इज RN मल्होत्रा कमेटी। नाउ कमिंग टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इसमें आप देखेंगे 5 होल टाइम मेंबर्स है, ठीक है। एस में, सेबी में 3, IRDAI में 5, S3 बोगी में I5 लैपटॉप लेके बैठ के कोई काम कर रहा है, ऐसा याद रख सकते हैं। चेयरपर्सन है, उनके नीचे 4 पार्ट टाइम मेंबर्स है, सेम सेटअप बट 5 होल टाइम मेंबर्स। नाउ ये जो कमिटी RN मल्होत्रा कमिटी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है? टर्म्स ऑफ रेफरेंस मींस किन चीजों से रिलेटेड रिकमेंडेशंस आपको देने हैं। जब ये फॉर्म हुई थी 94 में तो क्या कहा गया था? स्ट्रक्चर ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है उसका वो आइडेंटिफाई कीजिए। LIC GI से रिलेटेड स्पेसिफिक सजेशंस दीजिए कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। रोल एंड फंक्शनिंग सर्वेयर्स और अदर इंटरमीडियरीज एजेंट्स वगैरह से रिलेटेड आपको बताना है। अब इन्होंने क्या रिकमेंडेशंस दिए इस पर्टिकुलर थिंग में? पहला कि गवर्नमेंट स्टेक जो इंश्योरेंस सेक्टर में है वो एटलीस्ट 50% तक हो, टेक ओवर किया जाए GIC उसके सब्सिडियरीज को, ग्रेटर फ्रीडम इंश्योरेंस सेक्टर में दिया जाए एंड कंपटीशन जो है उसे और बढ़ाया जाए। कैसे? मिनिमम पेड अप कैपिटल जो है 100 करोड़ होना चाहिए कोई भी एंटिटी अगर इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में एंटर करना चाहता है तो, क्योंकि उसके पास अच्छा बैकअप हो, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर है, कोई मजाक नहीं है, ठीक है। तो यू आर लायबल, अगर किसी का कुछ लॉस होता है तो यू आर लायबल टू पे दैट मनी, तो आपके पास खुद बैकअप होना चाहिए। बोथ लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस एक ही एंटिटी दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी एक में घुसो, ठीक है, हर जगह अपना पैर मत लगाओ। अलाउ फॉरेन कंपनीज पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस को अलाउ करना चाहिए। 1 स्टेट लेवल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पर स्टेट होना चाहिए एंड IRDAI को एस्टैब्लिश किया जाए, ठीक है, एक रेगुलेटर की रिक्वायरमेंट है, ये चीज भी रिकमेंड की थी इस पर्टिकुलर कमिटी ने। और इन्वेस्टमेंट, जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो मैंडेटरली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करे, LIC के फंड्स इसमें इन्वेस्ट हो, GIC उसके सब्सिडियरीज जो है नॉट टू होल्ड मोर देन 5% इन एनी कंपनी, ठीक है। तो वो किसी और कंपनी में अगर स्टेक होल्ड करे तो 5% से ज्यादा ना हो। कस्टमर सर्विस, यहाँ पर अगर डिले हो रहा है LIC के द्वारा पेमेंट में 30 डेज से ज्यादा तो इंटरेस्ट के साथ पे किया जाए। यूलिप जो पॉलिसीज है इंश्योरेंस कंपनीज वो प्रोवाइड करे। यूलिप इज यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, जहां पर आप खुद इंश्योरेंस मनी पे करते हुए बताते भी हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे, तो दैट इज यूलिप। कंप्यूटराइजेशन बढ़ाया जाए, ठीक है। तो ये सारे रिकमेंडेशंस थे, इन पे क्वेश्चन भी आया है एग्जाम में, तो यू जस्ट हैव टू पिक कि कौन सा रिकमेंडेशन दिया है RN मल्होत्रा कमेटी ने। तो दैट इज वे डिटेल में सब कुछ मैंने आपको बता दिया। विल यू रिमेंबर 94 में RN मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पर IRDAI हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। तो इसके रोल जो IRDAI का वो सिंपल है, सारे जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसका ग्रोथ। एंड वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू मेंशन हियर, IRDAI एक जो
इनिशिएटिव लेकर आया है कि इंश्योरेंस फॉर ऑल, ठीक है। और ये इनिशिएटिव के तहत बाय 2047 सबके लिए, एवरी एंटिटी, एवरी पर्सन का इंश्योरेंस पॉलिसी जो है बना हुआ होगा, ऑल द कंपनीज का। 2047, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? 100 years आफ्टर द इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस होगा। 1947 में हमें इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, 2047 तक सबके पास इंश्योरेंस होगा। तो इंश्योरेंस फॉर ऑल कौन से ईयर तक लेकर आना है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। 2047 इज द ईयर। नाउ कमिंग टू पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। पीएफआरडीए में पेंशन से रिलेटेड जो सारे चीजें हैं वो सब ये पीएफआरडीए मैनेज करता है। ये 2003 में एस्टैब्लिश किया गया था अलोंग विद द नेशनल पेंशन स्कीम, ठीक है। अब ये स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम आई थी, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट, मेनी ऑफ यू वर्क इन द पब्लिक सेक्टर। तो एनपीएस आपके लिए पेंशन के तौर पर लाया गया था। मेनली पहले ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए खाली था, बट लेटर ऑन ये सारे सिटीजन्स के लिए 2009 में एक्सटेंड कर दिया गया। पीएफआरडीए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर वर्क करता है एंड इसका प्रियम्बल क्या है? ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी प्रोवाइड करना एंड ऑल्सो टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ सब्सक्राइबर्स, ठीक है। तो मेन वही इंटरेस्ट प्रोटेक्शन यही चल रहा है तीनों में। पेंशन स्कीम्स कौन कौन से? वॉलंटरी, कंपल्सरी दोनों हैं, क्योंकि लाइक आप पब्लिक सेक्टर में तो एनपीएस में तो आपको रहना ही रहना है, ये कंपल्सरी हो गया। अगर किसी को इंश्योरेंस पेंशन करवाना है तो बाकी स्कीम्स भी हैं, आगे हम मॉड्यूल डी में पढ़ेंगे सब कुछ। तो एनपीएस इज देयर एंड अदर थिंग्स आर देयर। इंटरमीडियरीज यहाँ पर हैं जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, 5 इंटरमीडियरीज अभी। पेंशन फंड मैनेजर्स हो गए, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस एजेंसीज एंड ऑल, ठीक है। तो ये इनको भी मैनेज करना पीएफआरडीए का काम है। जनरल पब्लिक को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ट्रेन करना इंटरमीडियरीज को, ग्रीवेंसेस डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना पीएफआरडीए का काम। Now the third part of PFRDA discussion is intermediaries जो इसमें है। The first one is the Central Record Keeping Agency। अब ये नाम से ही पता चल रहा है सारे रिकॉर्ड्स जो है इनके पास होंगे एंड ये एक सेंट्रल लिखा है बिकॉज इट कोऑर्डिनेट्स विद मेनी अदर इंटरमीडियरीज। 4 और इंटरमीडियरीज देखेंगे, उनके सबके साथ कोऑर्डिनेशन ये करता है और ये इश्यू करता है प्राण नंबर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे पीपल का एनपीएस रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये सीआरए के पास होता है एंड प्राण नंबर इशू करता है। व्हाट इज प्राण नंबर? परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। प्राण नंबर आपका इशू होगा अगर आपका एनपीएस का अकाउंट खुल रहा है, ठीक है। इंटरमीडियरी पीएफआरडीए एंड अदर पेंशन फंड्स के बीच ये इंटरमीडियरी है एंड एनपीएस के सब्सक्राइबर्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस को मॉनिटर करना एंड फंड्स का सेटलमेंट वगैरह को ओवरसी करना मेन इसका काम है। कमिंग टू द सेकेंड वन, अब जो भी पेंशन में मंथली बेसिस पे लेट से आपके जो है पैसे कट रहे हैं, अब ये पैसा इन्वेस्ट होगा कहीं पे तभी आपको फ्यूचर में जाके पेंशन मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है दैट विल बी डिसाइडेड बाय द पेंशन फंड मैनेजर्स, ठीक है। तो ये क्या इन्वेस्ट करते हैं आपके जो पैसे हैं एंड पीएफआरडीए को रिपोर्ट करते हैं। पब्लिक डिस्क्लोजर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ये सब भी इनके द्वारा किया जाता है। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट वन कि आपकी केवाईसी, ठीक है, कस्टमर का इंफॉर्मेशन भी तो चाहिए और वो सेफली होना चाहिए आपके पास। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होता है तो केवाईसी होती है एंड उस इंफॉर्मेशन को अच्छे से रखा जाता है। तो डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन लेना, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना, वो काम है पॉइंट ऑफ प्रेजेंस एजेंसीज का, पीओपीज कहा जाता है। ये सारे जो कंट्रीब्यूशन के फाइल्स है वो सीआरए के लिए अपलोड करते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, रिक्वेस्ट एंड चेंजेस इन डिटेल्स वगैरह यही मैनेज करते हैं। नाउ द लास्ट बट वन एंटिटी दैट इज ट्रस्टी बैंक। तो काफी सारे मनी के ट्रांजैक्शंस है तो वो कौन करेगा? एक ट्रस्टी बैंक होता है। इट विल टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ दिस, रिसीव्स प्रोसेस फ्रॉम ऑल कंट्री, जोनल एंड रीजनल ऑफिस फंड्स एंड सीआरए को सारा पैसा ट्रांसफर करते हैं ताकि वो फिर मैनेज कर सके इस चीज को। एंड फिफ्थ वन ओवर हियर वुड बी कस्टोडियन, ठीक है। तो ये कस्टोडियन जो है ये आपके ग्रीवेंसेस को रिजॉल्व करना, ऑल्सो अकाउंट वगैरह मेंटेन करना, अक्योर्ड बेनिफिट्स जो है वो सब यहाँ पर होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, केवाईसी में चेंजेस है तो ये हैंडल करते हैं एंड आपका कोई इश्यू है, डिस्प्यूट है तो दैट इज ऑल्सो हैंडल्ड बाय देम, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैड टू डिस्कस। दिस इज वन होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू। जून 2024 में IRDAI हैज डैश नंबर ऑफ ऑल टाइम मेंबर्स, पूछ ही लिया तो प्लीज ट्राई टू आंसर दिस। ये पिछले सेक्शन में क्वेश्चन देखा था, एज पर विच सेक्शन ऑफ बैंक रेगुलेशन एक्ट गिव्स लाइसेंस टू द बैंक्स, ठीक है। सेक्शन 22 इज द राइट आंसर। अब आप मुझे बताइए सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्यों ये इंपॉर्टेंट है?
ठीक है, let me know the answer in the comment section of this video. And let me remind you that there are massive price drop on all of the courses of EduTap. अगर आप JIB के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो August 80 is the code that you should use to get 80% discount on all the courses related to JIB on EduTap. अगर आप या आपके नोन SBI, IBPS, RRB, क्लर्क PO या फिर RBI ग्रेड बी, IFSCA, IRDA, नाबार्ड, सेबी ग्रेड ए या फिर आप प्रिपेयर कर रहे फॉर यूपीएससी, ईपीएफओ और FCI AG3, देन यू शुड डेफिनेटली ऑप्ट फॉर गाइडेंस एंड एडुटैप बहुत बढ़िया कोर्सेज के थ्रू आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है। एंड ऑल्सो वी हैव द डिस्काउंट ऑन ईच ऑफ दिस कोर्सेज। August 63 FCI AG3 का जो कोर्सेज है उस पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो these are massive price drop, do not miss out on this limited period ऑफर है ये 29 से 31 अगस्त के बीच। इन कोर्सेज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल्सो लेट मी टेल यू कि इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने से रिलेटेड वी हैव कम अप विद वंडरफुल कोर्सेज ऑफ JIIB एंड edutap.in। अगर आप गूगल पे टाइप करेंगे या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे आपको ये लिंक मिल जाएगा। फ्रॉम देयर यू कैन एक्चुअली access these particular courses। ठीक है, मास्टर कोर्सेज वन थिंग दैट यू शुड गो फॉर। इस मास्टर कोर्स में ईच एंड एवरी जो कंपोनेंट है उसका बहुत ही बढ़िया ईच एंड एवरी चैप्टर का अच्छा शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस आपको इन पार्ट्स मिलेगा एंड कॉम्प्रहेंसिवली सारा सिलेबस जो है इसमें कवर किया गया थ्रू द शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस। ईच एंड एवरी चैप्टर के MCQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज नोट्स एंड एग्जाम से पहले रिविजन की भी आपको टेंशन नहीं लेनी बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको लाइव क्लासेस के थ्रू अच्छे से पढ़ा दिया जाता है। 8 मंथ एंड 12 मंथ का यहाँ पर आपको वैलिडिटी मिल जा रहा है, 2 ऑप्शंस एंड कोड यूज करके आप डिस्काउंट भी पा सकते हैं। अब ये तो चारों कंपोनेंट्स के लिए हो गया। अगर आपको सिंगल कंपोनेंट लेट से IIFS के लिए खाली या PPB, AFM, RBWM इसके लिए चाहिए तो दैट कोर्स इज ऑल्सो अवेलेबल मास्टर कोर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे लाइव क्रैश कोर्सेज भी चलते हैं जिसमें लाइव क्लासेस के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ाया जाता है। यहाँ पर चैप्टर वाइज MCQs, चैप्टर वाइज नोट्स, फुल लेंथ मॉक टेस्ट ये सब कुछ अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एवरीथिंग। अगर आप लाइव नहीं देख पा रहे तो उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। 6 मंथ्स की वैलिडिटी एंड डिस्काउंट इज देयर, ओके, यूजिंग द कूपन कोड दैट यू कैन सी ऑन द वेबसाइट। अब इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं आप हमें इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं या फिर आप इस पर्टिकुलर मेल पर hello@edutap.co.in पे मेल भी कर सकते हैं अपने क्वेरीज को। So wishing you all the best. Thank you so much.